बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 15 क्लास 12 के हम एक्सरसाइज के शार्ट क्वेश्चंस कर रहे थे। तो जिनमें हमने जो पहले 12 जो शार्ट क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो उन शार्ट क्वेश्चंस की वीडियो का जो लिंक है वो आपको नीचे बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम नेक्स्ट जो है वो 13 से लेकर 18 तक जो आखिरी जो शार्ट क्वेश्चंस हैं वो हम आज इस लेक्चर में जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 13 है, इज पॉसिबल टू चेंज बोथ द एरिया ऑफ द लूप एंड द मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द लूप एंड स्टिल नॉट हैव एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप। अब क्वेश्चन उसका ये है कि अगर हम उस लूप का एरिया, किसी भी लूप का जो एरिया है और उसमें पास होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर हम इन दोनों को चेंज करें तो स्टिल उस लूप का जो उस लूप के अंदर जो ईएमएफ है वो इंड्यूस ना हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आंसर है यस, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। वो कैसे, देखें। अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है? उसका फार्मूला हमारे पास होता है फाई इज इक्वल्स टू बी ए। ठीक है जी। अब क्वेश्चन उसका ये कि आप मैग्नेटिक फ्लक्स और एरिया आप दोनों को चेंज कर दें तो भी उस लूप में ईएमएफ इंड्यूस ना हो। अब ईएमएफ कब इंड्यूस होती है? जब किसी चीज का, लूप का या उस सर्किट का जो फ्लक्स है वो चेंज हो जाए। ठीक है जी। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ईएमएफ होगा। अगर हम फ्लक्स चेंज ना करें या कांस्टेंट रखें तो क्या होगा? उस लूप के अंदर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो अब हमने इस फ्लक्स को कांस्टेंट रखना है। अब इस फ्लक्स को कांस्टेंट रखने के लिए हम बी और ए की वैल्यूज को चेंज करेंगे। हम इस तरह चेंज करेंगे कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कैसा रहे? कांस्टेंट रहे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू अगर फर्ज करें वन ले लेता हूं, फर्ज करें 1। ठीक है। और जो एरिया है उसकी जो मैं वैल्यू है वो मैं ले लेता हूं जी 10। ठीक है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा 10 के बराबर आएगा। ठीक है। ये मैंने लिया है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैंने लिया है एरिया। तो बी और ए का जो प्रोडक्ट है वो बेटा किसके बराबर आएगा? वो आएगा फाई के बराबर आएगा। मतलब फाई कितना बना? 10। अब मुझे फाई को 10 ही रखना है और चेंज करना है हमने इन दोनों को, जैसा कि स्टेटमेंट के अंदर उसने पूछा है, कहा है कि आप बी और ए को आप चेंज करें तो भी फ्लक्स जो है वो या ईएमएफ जो है वो इंड्यूस ना हो। तो ईएमएफ इंड्यूस ना हो इसका मतलब कि फ्लक्स को कैसा रखना पड़ेगा? कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि बी और ए का जो रिलेशन है वो आपस में कैसा होगा? इनवर्स। ठीक है। जब दो चीजों का प्रोडक्ट जब वो कांस्टेंट के बराबर आ रहा हो तो इसका मतलब कि वो मल्टीप्लाई होने वाली जो टर्म्स हैं वो आपस में इनवर्स रिलेशन रखती हैं। अब बी इसमें 1 है, ए इसमें 10 है। अब मैं अगर b को बढ़ा दूं, अगर मैं b को कर दूं 2, तो मुझे a को कितना करना पड़ेगा ताकि मेरे पास जो फ्लक्स है, जो प्रोडक्ट है वो 10 ही रहे। इसका मतलब मुझे जो a है वो मुझे करना पड़ेगा 5। ठीक है। तो देखें b क्या हुआ है? b इंक्रीज हुआ है और a क्या हुआ है? a डिक्रीज हुआ है। लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है? वो अभी भी 10 के बराबर ही है। और 10 क्या है? 10 है हमारे पास फ्लक्स है। तो इसका मतलब कि हम B और A को चेंज करके फ्लक्स को कांस्टेंट रख सकते हैं। अगर फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तो फैराडेज लॉ के मुताबिक फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। ठीक है। अब अगर फर्दर मैं इसको मजीद बढ़ा दूं तो अब मैं अगर इसको 2 की बजाय यहां पे मैं कर देता हूं 5, तो अब मुझे एरिया कितना रखना पड़ेगा 10 बनाने के लिए? तो अब मुझे एरिया रखना पड़ेगा 2। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो फिर भी
अभी भी किसके बराबर आ रहा है, 10 के बराबर आ रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैंने बढ़ा दिया और एरिया मैंने और कम कर दिया। मतलब समझाने का कि आप बी और ए को इस तरह चेंज करेंगे कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर रहना चाहिए, वो कांस्टेंट के बराबर रहना चाहिए। और ये कांस्टेंट क्या चीज है, यही तो हमारा फ्लक्स है। तो इसका मतलब अगर हम फ्लक्स किसी तरह कांस्टेंट रख लें तो उस लूप के अंदर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है जी। तो यही हमने अपना आंसर लिखा है कि यस इट इज पॉसिबल, ये ऐसा पॉसिबल है। उसकी एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है जी, हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है थ्रू एन एरिया या लूप वो बराबर होता है बी इंटू ए। ठीक है जी। सो इफ वी चेंज बोथ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड एरिया ऑफ लूप इन सच अ वे कि अगर हम बी और ए दोनों को इस तरह चेंज करें दैट प्रोडक्ट ऑफ टू रिमेन्स कांस्टेंट, कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, जैसे मैंने अभी आपको नीचे बताया कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर हो, 10, प्रोडक्ट 10। तो आप बी और ए को इस तरह चेंज करेंगे कि उनका जो प्रोडक्ट है, उनका जो हासिल ज़रब है वो कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो अगर फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि बी और ए का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, फ्लक्स के बराबर है। तो फ्लक्स हमने कैसा बना लिया, कांस्टेंट। तो अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो चेंज इन फ्लक्स कितना होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है। तो अगर चेंज इन फ्लक्स 0 है तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ईएमएफ बराबर होता है एन डेल फाई ओवर डेल टी। तो डेल फाई को हम 0 मान चुके हैं, 0 रख चुके हैं। तो डेल फाई 0 होने की वजह से उस लूप के अंदर, उस एरिया में, उस लूप में क्या होगा, ईएमएफ 0 बना रहेगा। तो यही उसने पूछा था कि आप ईएमएफ को जब वो क्या करें उसमें इंड्यूस ना हो तो क्या ऐसा पॉसिबल है। तो आंसर है यस, ऐसा पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं स्टूडेंट्स। कैन एन इलेक्ट्रिक मोटर बी यूज्ड टू ड्राइव एन इलेक्ट्रिक जनरेटर with the output from the generator being used to operate the motor। क्वेश्चन उसका बेटा ये है कि हमारे पास एक मोटर है और एक जनरेटर है। क्या हम, उसका क्वेश्चन है कि मोटर की मदद से हम किसी जनरेटर को ड्राइव कर सकते हैं और इस जनरेटर की आउटपुट से हम इस मोटर को जो है वो चला सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? अब देखें, अब इसको पहले थोड़ा सा मजीद इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब देखिए, मोटर जो है उसकी जो आउटपुट होती है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है, ठीक है, और जनरेटर की जो इनपुट होती है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। जनरेटर की जो आउटपुट होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है और मोटर की जो इनपुट होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन उसका यह है कि हम मोटर की मैकेनिकल एनर्जी मतलब उसकी आउटपुट से एक जनरेटर को ड्राइव करें, रन करें, ठीक है जी। मतलब जनरेटर जो है वो मोटर की आउटपुट एनर्जी को एज अ इनपुट एनर्जी यूज करे, फिर जनरेटर जो है वो अपनी आउटपुट एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मोटर को दे दे एज एन इनपुट, और ये सिस्टम जो है वो ऐसा चलता रहे, ठीक है, कि ये अपनी मोटर जो है अपनी आउटपुट जब इसको दे, अपनी एनर्जी इसको दे, फिर ये जनरेटर जब अपनी आउटपुट यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो दे इस मोटर को। तो ये सिस्टम जब ऐसा एनर्जी देता रहे, ये इससे लेता रहे, ये इसको देता रहे, ये इसको लेता रहे, क्या ये ऐसा पॉसिबल है? अब बज़ाहिरन स्टूडेंट देखने में तो लग रहा है कि शायद ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। क्या फर्क पड़ता है कि ये अपनी एनर्जी इसको दे रहा है, ठीक है, ये एनर्जी इसकी लेकर ये इस अपने आप को रन करवाता है और अपनी आउटपुट एनर्जी जब वो मोटर को देता है, मोटर अपनी एनर्जी यूज करके इसको देती है। तो ये बज़ाहिरन तो लग रहा है कि जैसे ये फिजिकल पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो क्यों पॉसिबल नहीं है, अब उसकी रीजन देखें। अब शुरू में तो हमें इस सिस्टम को चलाने के लिए हमें थोड़ा सा पुश देना पड़ेगा, ठीक है। अब जब हम इसको एक बार पुश दे देंगे, मोटर को चलाने के लिए हम इसको स्विच ऑन करेंगे, इसको करंट देंगे, थोड़ी सी हम एनर्जी अपनी यूटिलाइज करेंगे इस मोटर को चलाने के लिए, ठीक है जी। अब जब एक बार ये सिस्टम चल जाएगा, रनिंग में आ जाएगा,
तो फिर हमेशा मोटर क्या करेगी, मोटर हमेशा आउटपुट एनर्जी जो है वो अपनी जनरेटर को देती रहेगी, फिर जनरेटर जो है वो एनर्जी आउटपुट जो है वो अपनी मोटर को देता रहेगा, फिर मोटर अपनी ये एनर्जी यूज़ करेगी, ये इसको देगी, ये यूज़ करेगी एनर्जी, ये इसको देगी। मतलब ये आपस में ही एनर्जी को बांटते रहेंगे, बाहर से इनको एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, ये खुद ब खुद ही अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर करके सारी जिंदगी जब वो चलते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब हमें इस सिस्टम को हमें एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यह खुद ब खुद ही चलता रहेगा। हमें सिर्फ इसको एक बार इनिशियल पुश देनी पड़ेगी, उसके बाद ये सारी जिंदगी जब वो मुसलसल चलता रहेगा। तो ऐसा तो फिजिकल पॉसिबल है ही नहीं है, क्योंकि इस जनरेटर के अंदर जब वो कॉइल लगी हुई है, ठीक है, मोटर के अंदर जो कॉइल लगी हुई है, वो उस कॉइल के अंदर, उस मोटर के अंदर, जनरेटर के अंदर फ्रिक्शनल फोर्सेस भी तो है। उस फ्रिक्शनल फोर्सेस से हीट इस सिस्टम में से खारिज होगी, निकलेगी। जब हीट इसमें से निकलेगी और हम इसको एनर्जी दे भी नहीं रहे, लेकिन फिर भी ये जो सिस्टम है ये रनिंग में चलता जा रहा है। मतलब ये एनर्जी जाया भी कर रहा है और खुद जो वो अपने में से एनर्जी बना भी रहा है और चलाई भी जा रहा होगा। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि एनर्जी जब वो क्रिएट हो जाए। ठीक है, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मुखालफत हो जाएगी, वायलेशन हो जाएगी। ये एक सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाएगा जो खुद ब खुद ही चलता रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा फिजिकल पॉसिबल नहीं है, रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, आइडियली हम सोच सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम नहीं सोच सकते। प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि एक सिस्टम से आउटपुट निकले और वो दूसरे सिस्टम को मिले, वो सिस्टम अपनी आउटपुट पहले को दे, पहला फिर दूसरे को दे, दूसरा पहले को दे। तो ये सिलसिला जब ऐसा सारी जिंदगी जब वो क़यामत तक चलता रहेगा, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, तो एनर्जी का लॉस तो होना ही होना है, और हम उसको बाहर से एनर्जी दे भी नहीं रहे होंगे और फिर भी वो चलता रहेगा। अपनी वो सिस्टम एनर्जी भी लॉस कर रहा होगा और अपने आप को चलाता भी रहा होगा और अब बाहर से एनर्जी ले भी नहीं रहा होगा। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ठीक है स्टूडेंट, तो ये फिजिकल पॉसिबल नहीं है। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं कि नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? बिकॉज इट विल बिकम अ सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो फिर एक सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाएगा, विच नीड्स नो एनर्जी फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। तो ये सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक्सटर्नल सोर्स से फिर एनर्जी लेगा ही नहीं, इसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी बाहर से एनर्जी लेने की इसको। एंड दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर इसको बाहर से एनर्जी की जरूरत पड़ेगी नहीं, इसका मतलब ये अपने आप में से एनर्जी बनाई जा रहा है और चलाई जा रहा है अपने सिस्टम को। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एनर्जी जब क्रिएट हो जाए। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो यही तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कानून कहता है। तो फिर ये वाला सिस्टम उस एनर्जी की, उस लॉ की जब वो वायलेशन कर देगा, जिसका मतलब ऐसा फिजिकल पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं स्टूडेंट्स। A suspended magnet is oscillating freely in a horizontal plane. The oscillations are strongly damped when a metal plate is placed under a magnet. Explain why this occurs. क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक मैग्नेट है जो कि फ्रीली ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। अब जब इस फ्रीली ऑसिलेट करते हुए मैग्नेट के नीचे जो ही हम एक प्लेट को रखते हैं, तो इसकी मोशन जब वो डैम्प्ड हो जाती है, इसकी ये मूव करता हुआ मैग्नेट जो है वो फौरन रुक जाता है। तो इसकी रीजन हमने बतानी है। अब देखें, इसकी रीजन समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि जो मेटल है, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के पास जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है जी। अब जब हम किसी मैग्नेट को प्लेट के सामने रखेंगे, मेटालिक प्लेट के सामने लेकर आएंगे, करीब लेकर आएंगे, तो क्या होगा, इसके करीब आने पर इस प्लेट का जो फ्लक्स है वो चेंज होगा। ठीक है, तो जब इसका फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इस मेटल प्लेट के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और वो ईएमएफ जो इसमें इंड्यूस होगा, वो ईएमएफ इस मेटल के अंदर एक करंट का बायस बनेगा,
और वो करंट इस मेटल की प्लेट में इस तरह फ्लो करेगा कि वो इस मैग्नेट की मोशन को वो क्या करेगा, अपोज करेगा। क्यों अपोज करेगा? क्योंकि ये मैग्नेट इसके करीब आने से इसका फ्लक्स चेंज कर रहा होता है, तो ये चाहती है इसका फ्लक्स चेंज ना हो। उस चेंजिंग फ्लक्स को वो ये मेटल क्या करेगी, अपोज करेगी। तो अपोज कैसे करेगी कि ये अपने अंदर एक करंट बनाएगी, और वो करंट जब वो इस तरह फ्लो होता है, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऐसे होती है जैसे पानी के अंदर जो है वो एक भंवर सा बनता है। ठीक है, पानी ऐसे गोल गोल घूमता है ना, भंवर सा बनता है। इसी तरह का भंवर इलेक्ट्रॉन का इस मेटल के अंदर बनता है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन इस भंवर की शक्ल में ऐसे मूव कर रहे होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन जो है वो एडी करंट बनाते हैं। ठीक है, तो यहां से हमने क्या सीखा कि जब एक मैग्नेट एक मेटल प्लेट के करीब आता है, तो मेटल प्लेट अपने अंदर क्या करती है, एक भंवर बना लेती है, इलेक्ट्रॉन्स का भंवर बनाती है। उसी भंवर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडी बोलते हैं। तो मतलब वो भंवर, वो एडी किसका बन रहा है, चार्जेस के फ्लो करने का बन रहा है, और चार्जेस के फ्लो करने को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। इसका मतलब कि उस मेटल के अंदर एक एडी करंट बन रहा होता है, और वो एडी करंट क्या करता है, वो किसी भी कार्स को, चेंजिंग फ्लक्स को वो क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अब ये जब मूव करता हुआ मैग्नेट इसके करीब आएगा, तो ये अपने अंदर एडी करंट बनाएगी, और वो एडी करंट जब वो इसकी मोशन को वो क्या करेगा, अपोज करेगा। और जब ये दूर जाएगी तो अगेन ये अपने अंदर एक एडी करंट बनाएगी, और वो एडी करंट अगेन क्या करेगा, इसके मोशन को अपोज करेगा। ठीक है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, बिल्कुल लेंज लॉ जैसे हमने पढ़ा था। ठीक है ना, कि जब हम एक मैग्नेट को करीब लेकर आते हैं तो तब भी अपोजिशन होती है, और जब इसको दूर लेकर जाते हैं तो तब भी अपोजिशन होती है। तो दोनों सूरतों में जब वो अपोजिशन होती है, तो यहां पर चूंकि एक मेटालिक प्लेट है, तो मेटालिक प्लेट क्या करेगी, अपने अंदर एक एडी करंट बनाएगी इसके फ्लक्स के चेंज होने की वजह से। ठीक है, तो जब ये मैग्नेट जब वो ऐसे ऑसिलेट करता है, तो ऑसिलेट करते वक्त जो ही हम इसके नीचे एक मेटल प्लेट रखते हैं, तो मेटल प्लेट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का भंवर, एक एडी बन जाता है। तो वो एडी करंट क्या करता है, इसकी मोशन को फिर अपोज करता है। तो जिसकी वजह से ये फ्रीली ऑसिलेट करता हुआ मैग्नेट फौरन जब वो डैम्प्ड हो जाता है, वहीं पे रुक जाता है। ओके, तो अब हम इसी के आंसर को देखते हैं। when the metal plate is placed under the magnet, कि जब एक मेटल प्लेट को हम मैग्नेट के अंदर रखते हैं, a changing flux passes through the plate, कि उस प्लेट में क्या होता है, फ्लक्स चेंज होता है जब वो ऑसिलेट करेगा, और वो चेंजिंग फ्लक्स क्या करता है, विच प्रोड्यूसेस एन ईएमएफ इन इट। तो वही चेंजिंग फ्लक्स क्या करेगा, उस मेटल प्लेट के अंदर एक ईएमएफ बनाएगा। अकॉर्डिंग टू लेंज़'s लॉ, these eddy current opposes the free oscillation। तो फिर वही एडी करंट जो इसमें बनता है, वो फिर इसकी ऑसिलेशन को फिर क्या करता है, वो अपोज करता है। ठीक है, जस्ट लाइक ये वाला कॉन्सेप्ट आपको जो बताया है, ये अपने याद रखना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हेंस ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेट आर स्ट्रांगली डैम्प्ड, तो जिसकी वजह से उस मैग्नेट की जो मोशन है वो स्ट्रांगली डैम्प्ड हो जाती है। जी स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। 4 अनमार्क्ड वायर्स इमर्ज फ्रॉम अ ट्रांसफार्मर, कहते हैं किसी ट्रांसफार्मर से 4 वायर जहां वो निकल रही हैं जो कि अनमार्क्ड हैं, कोई उसके ऊपर मार्क नहीं किया गया कि कौन सी प्राइमरी है और कौन सी सेकेंडरी है। व्हाट स्टेप्स शुड यू टेक टू डिटरमिन द टर्न्स रेशियो, तो कहता है कि आपको टर्न्स रेशियो फाइंड करनी है। तो टर्न्स रेशियो फाइंड करने के लिए कितने या किस किस्म के स्टेप्स जो है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर, अब हमें नहीं पता कि ट्रांसफार्मर या वो कौन सा है, बस हमें इससे ये पता कि 4 अननोन वायर्स हैं उसमें से निकली हुई हैं। ठीक है, कि एक ट्रांसफार्मर है, अब उस ट्रांसफार्मर में से 4 वायर्स जो है वो बाहर निकली हुई हैं, और अब हमने उस ट्रांसफार्मर की टर्न्स रेशियो फाइंड आउट करनी है। अब टर्न्स रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा,
तो सबसे पहले तो हमें जो काम करना पड़ेगा वो ये काम करना पड़ेगा कि उन चारों वायर्स में से हमें ये पहले तलाश करना पड़ेगा कि कौन सी दो वायर्स हैं वो प्राइमरी की हैं और कौन सी दो वायर्स हैं वो सेकेंडरी की हैं। ठीक है, मतलब कौन सी प्राइमरी कॉइल है और कौन सी सेकेंडरी कॉइल, सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा। जब ये हम पता कर लेंगे कि प्राइमरी कौन सी है और सेकेंडरी कौन सी है, फिर हम सेकेंडरी जो प्राइमरी होगी कॉइल उसके ऊपर हम अल्टरनेटिंग सोर्स को लगा देंगे और फिर हम उससे सेकेंडरी कॉइल के ऊपर हम वोल्टेज को फाइंड आउट कर लेंगे और फिर हम अपना टर्न्स रेशियो वाला फार्मूला लगाकर टर्न्स रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहला जो काम ये करना पड़ेगा, जो मेन काम यही है कि हमें पहले सेपरेट करना पड़ेगा कि कौन सी प्राइमरी कॉइल्स की वायर्स हैं और कौन सी सेकेंडरी कॉइल्स की वायर हैं। इसके लिए हम जो तरीका इस्तेमाल करेंगे वो हम ओहम मीटर इस्तेमाल करेंगे और ओहम मीटर इस्तेमाल करके हम बता सकते हैं कि कौन सी वायर्स जो हैं वो प्राइमरी कॉइल की हैं और कौन सी वायर्स जो हैं वो सेकेंडरी वायर्स की हैं। अब ये कैसे पता चलेगा, देखें ये हमारे पास एक ओहम मीटर है। ओहम मीटर जब जस्ट गैल्वानोमीटर ही होता है जिसमें हम मॉडिफिकेशन करके बनाते हैं। इसमें एक अदद बैटरी, गैल्वानोमीटर और एक रियोस्टैट मतलब एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है। ठीक है, अब हमने ओहम मीटर को क्या करना है, ओहम मीटर को हमने इन चारों वायर्स के साथ बारी बारी जोड़ना है, ये मालूम करने के लिए प्राइमरी कौन सी है और सेकेंडरी कौन सी है। अब जो कि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो चार वायर्स होती हैं, दो एक कॉइल्स की होती हैं, दो एक कॉइल्स की होती हैं। तो अगर हमें एक कॉइल्स एक पेयर का पता चल जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली पेयर का पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए हम पहले एक पेयर की तलाश करेंगे और उस पेयर की तलाश करने के लिए हम ओहम मीटर इस्तेमाल करेंगे। अब फर्ज करें हम जब वो ओहम मीटर की जो टर्मिनल है हम उसको जोड़ देते हैं जी वायर 1 के साथ, क्योंकि ये अनमार्क्ड है, हमें नहीं पता कि कौन सी प्राइमरी की वायर्स हैं और कौन सी सेकेंडरी की वायर्स हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको मैंने जोड़ दिया किसके साथ, 1 के साथ। अब अगर मैं इसका जो दूसरा सिरा है वो मैं जोड़ दूं, फर्ज करें जी मैं इसके साथ जोड़ देता हूं। अब करंट को फ्लो होना है जी, यहां से करंट फ्लो होगा क्योंकि बैटरी लगी हुई है, डीसी की सोर्स है। अब डीसी सोर्स से जब जो करंट है वो ऐसे फ्लो होगा, इस वायर में जाएगा और ऐसे घूमता हुआ यहां पर पहुंचेगा। अब यहां पर हमारे पास क्या है, अब आगे फर्दर सर्किट तो कंटिन्यू हो नहीं रहा, मतलब यहाँ पे सर्किट कैसा हो गया, ओपन हो गया। और ओपन सर्किट में करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो गैल्वानोमीटर हमें कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, तो इसकी जो नीडल है वो 0 पे ही रुकी रहेगी, क्योंकि इसका एक टर्मिनल जब वो कहां पर है और जो दूसरा टर्मिनल है वो कहां पर है। ठीक है, दूसरे टर्मिनल के ऊपर हम देखते हैं तो ओके, ये भी हमारा क्या है, ओपन सर्किट है। तो ओपन सर्किट के अंदर करंट फ्लो ही नहीं करता है। इसका मतलब कि हमने ओहम मीटर के जो दो टर्मिनल्स लगाए हैं जिन दो वायर्स को, वो एक ही कॉइल की नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं इसी वायर को, इसी टर्मिनल को ओहम मीटर के मैं जोड़ देता हूं जी चौथे के साथ, तो अब अगेन यहां पर करंट जब वो यहां पर फ्लो होना चाहेगा यहां पे आगे ओपन मिला उसको, करंट जब वो यहां से अगर जाना चाहेगा तो इसको यहां पर ओपन मिल जाएगा। तो अगेन इसका मतलब कि हमने जिन दो वायर्स के साथ ओहम मीटर जोड़ा है वो भी एक ही कॉइल की वायर्स नहीं है। अब अगर हम यहां पर क्या करें, इसको हम जब वो इस तरह जोड़ते कि हमने पहले 1 को पकड़ा, इन दोनों के साथ जोड़ा। ठीक है, अब 1 को किसके साथ रह गया है, 2 के साथ जोड़ना रह गया। मतलब कि हम पहले 1 को जोड़ेंगे ओहम मीटर के साथ, तो अब दूसरे टर्मिनल को हम 3 और 4 के साथ अटैच कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन हमें कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी। अब अगर हम इसको यहां पर इसके साथ जोड़ते हैं तो क्या होगा, करंट जब वो ऐसे फ्लो करना चाहेगा ओ यस, इसको तो पाथ मिल गया, तो ये करंट ऐसे फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब कि अब हमने ओहम मीटर को जिन दो वायर्स के साथ जोड़ा है वो एक ही कॉइल की दो वायर्स हैं। ठीक है, तो एक पेयर मिल गया हमें। ठीक है, अब दूसरा पेयर ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा, दूसरा पेयर दूसरी कॉइल की वायर्स होंगी। ओके, तो इस तरह हम ये वाला मेथड यूज करके, इसको हम कंटिन्यूटी भी बोलते हैं कि हमने कंटिन्यूटी चेक की है,
तो इस तरह हम जब वो कॉइल्स की वायर्स को सेपरेट कर लेंगे। अब हमें पता चल गया कि ये जिन दो वायर्स के साथ हमने अपना ओम मीटर जोड़ा है ये एक ही कॉइल की वायर्स हैं, ठीक है। बाकी रहेगी दो वायर्स, वो एक ही कॉइल की वायर्स होंगी, ठीक है। क्योंकि ट्रांसफार्मर हमारे पहुंच से दूर है, मतलब ट्रांसफार्मर हमें नहीं दिया हुआ, हमें से उससे 4 वायर्स निकाल कर दी हुई हैं, ठीक है। ओके, तो अब यहां पे क्या होगा, अब हमें पता चल गया कि ये दो वायर्स हैं वो एक ही अपना कॉइल की हैं, तो लिहाजा हम यहां पे अब ओम मीटर को हटाएंगे और हम इन दो वायर्स के अक्रॉस अल्टरनेटिंग सोर्स लगा देंगे, ठीक है जी। तो इस तरह अल्टरनेटिंग सोर्स लगाकर, तो जिस वायर के साथ हम अल्टरनेटिंग सोर्स लगाते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। इसका मतलब कि प्राइमरी कॉइल के ऊपर हमने कुछ वोल्टेज दिया Vp, ठीक है। और इस Vp से जो हमें आउटपुट मिलेगी वो हम जब वो दूसरी कॉइल से जब वो हम आउटपुट लेंगे, मतलब हमारा जो EMF इंड्यूस होगा वो दूसरी कॉइल में इंड्यूस होगा। हम यहाँ पे कोई रेजिस्टर वगैरह लगा देते हैं। तो इस तरह हमें इन दो वायर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल मिलेगा उसको हम बोल देंगे सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है। प्राइमरी हमने खुद से एडजस्ट किया और इसके साथ हमने यहां पे भी लगा सकते हैं एसी सोर्स, जरूरी नहीं कि हम यहां पे लगा दें। अब चूंकि हमें पता चल चुका है कि ये दो वायर्स एक कॉइल की हैं, ये दो वायर्स एक कॉइल की हैं, जब ये पता चल जाएगा तो हम अपना जो एसी सोर्स है वो किसी के साथ भी लगा सकते हैं, इसके साथ भी लगा सकते हैं, इसके साथ भी लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पहला जो स्टेप हमें करना पड़ेगा वो यही था कि कॉइल्स आर सेपरेटेड एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी बाय यूजिंग ओम मीटर। तो ओम मीटर को इस्तेमाल करते हुए हमने पहले प्राइमरी और सेकेंडरी को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। दूसरा स्टेप है जी, एन एसी वोल्टेज Vp इज सप्लाई टू द प्राइमरी कॉइल, ठीक है। तो जो प्राइमरी कॉइल है उसके साथ हमने क्या कर दिया, सॉरी, जिस दो वायर के साथ हमने एसी सोर्स लगाया है वही हमारी प्राइमरी बन जाएंगी, चाहे इसके साथ लगा दें चाहे इसके साथ लगा दें। इस सप्लाई टू प्राइमरी कॉइल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज सेकेंडरी वोल्टेज इज मेजर्ड। तो जिसके साथ हम प्राइमरी एसी सोर्स लगाएंगे तो जो दूसरी वायर्स होंगी ऑटोमेटिकली वहां पर हमें आउटपुट मिलेगी और वहां से हमें सेकेंडरी वोल्टेज का इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ओके जी, तो Vp भी हमें मिल गया, Vs भी हमें मिल गया, ठीक हो गया। और फिर हम ये वाला जो रिलेशन है वो हम यूज करके टर्न्स रेशियो फाइंड कर सकते हैं, मतलब NS/NP ये रेशियो हमने फाइंड करनी है। अब Vs हम मालूम कर चुके हैं और Vp, सॉरी, ये Vp हमने यहां पे लगाया और Vs हम जो यहां पे हासिल कर चुके हैं, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाकर हम जो वो टर्न्स रेशियो इस ट्रांसफार्मर की जो है वो फाइंड कर सकते हैं। नंबर 17 है स्टूडेंट्स, इसके दो पार्ट्स हैं। तो पहला इसका पार्ट है, कैन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस द पावर लेवल, और उसका दूसरा पार्ट है, इन ट्रांसफार्मर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम द प्राइमरी टू द सेकेंडरी, हाउ इज देन पावर ट्रांसफर्ड। ओके, अब इसके दो पार्ट में पहला जो पार्ट है उसका आंसर देखते हैं। तो पहले पार्ट में उसने ये पूछा है कि क्या स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो पावर लेवल को इंक्रीज करता है। अब देखें स्टूडेंट, अगर हम सबसे आइडियल केस देखें, ठीक है, आइडियल केस में हमारे पास क्या होता है कि एक ट्रांसफार्मर जो है वो अपनी जितनी हम इनपुट पे वो पावर होती है वो सारी की सारी पावर आउटपुट पे जब वो बनाकर दे सकता है, ये आइडियल केस है, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर है कि वो आउटपुट पे जो पावर मिल रही है वो इनपुट से ज्यादा बनाकर दे रहा हो, ठीक है, यानी कि जो आउटपुट पावर है वो इनपुट पावर से क्या हो, ज्यादा हो, क्या ऐसा स्टेप अप ट्रांसफार्मर कर सकता है। तो आंसर है नो, कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर आउटपुट पावर जो है वो इंक्रीज नहीं करता बल्कि वो आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज करता है, ठीक है। क्योंकि अगर तो पावर इंक्रीज होना शुरू हो गई इसका मतलब कि आउटपुट पावर इनपुट पावर से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये तो फिर
हमारी जो एनर्जी है, मतलब हमने इनपुट पे कम एनर्जी दी है और आउटपुट पे हमें ज्यादा एनर्जी मिल रही है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के खिलाफ हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगी उसकी। ठीक है, और पावर का जो फार्मूला हम जानते हैं कि पावर का जो फार्मूला होता है वो होता है P इज इक्वल टू VI। ठीक है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो वोल्टेज को इंक्रीज करता है और करंट उसमें क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ताकि ये वाला फैक्टर जो है वो कैसा रह सके, कांस्टेंट रह सके। ठीक है, क्योंकि जो पावर हम इनपुट पे दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि उतनी ही पावर जो है वो या उसका मैक्सिमम हिस्सा जब हमें आउटपुट पर मिले। ठीक है, तो हम इनपुट का मैक्सिमम हिस्सा आउटपुट पे चाहते हैं, लेकिन अगर आउटपुट ही हमारी इनपुट से ज्यादा निकल आई तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ट्रांसफार्मर में कुछ जब वो एनर्जी के लॉसेस तो होने ही होने हैं। ठीक है, तो अगर एनर्जी के लॉसेस होने हैं तो फिर हमारी जो इनपुट पावर है वो आउटपुट पर जाते जाते कुछ एनर्जी तो वैसे ही जाया हो जाएगी। तो जितनी पावर हम इनपुट पे दे रहे हैं उतनी पावर हमें आउटपुट पर मिल ही नहीं सकती। तो अगर मिल ही नहीं सकती तो फिर पावर आउटपुट पर बढ़ कैसे सकती है, इंक्रीज कैसे हो सकती है? तो इसका मतलब कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो पावर लेवल को तो इंक्रीज नहीं करता है, हाँ वो सिर्फ वोल्टेज को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो यही इसका आंसर है कि पावर इंक्रीज नहीं होती है, पावर लेवल इंक्रीज नहीं होता है, बल्कि वो वोल्टेज को इंक्रीज करता है। ठीक हो गया। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट उसने पूछा था कि दोनों वायर्स, दोनों कॉइल्स जो कि आपस में पावर को ट्रांसफर करती हैं, लेकिन इनका आपस में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रिकली आपस में कनेक्टेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी पावर ट्रांसफर कर देती हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो यस, उसका क्वेश्चन ठीक है कि दोनों वायर्स जो आपस में डायरेक्ट जुड़ी हुई तो नहीं है, डायरेक्ट जब वो कनेक्टेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी जब वो पावर हमें आउटपुट पर मिल जाती है। तो उसके रीजन ये है कि ये दोनों वायर्स जो है वो आपस में मैग्नेटिकली जब वो कनेक्टेड होती हैं, क्योंकि जब हम प्राइमरी कॉइल को अल्टरनेटिंग सोर्स से जोड़ते हैं तो प्राइमरी कॉइल अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, वो मैग्नेटिक फील्ड इस कोर से होता हुआ यहां से गुजरता है, और ये कौन है? प्राइमरी कॉइल है। तो इसका मतलब कि प्राइमरी कॉइल, सॉरी ये सेकेंडरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल जो है जो भी अपना मैग्नेटिक फ्लक्स बनाती है वो इस कोर के थ्रू होता हुआ सेकेंडरी कॉइल में से भी पास होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये इस तरह इस मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, या यूं कहें कि मैग्नेटिकली ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस मैग्नेटिकली कनेक्टेड होने की वजह से फिर हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो पावर है, वो आउटपुट पर जो है वो हमें मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, इसके भी दो पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट में पूछता है जी, लिखता है जी, व्हेन द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू AC mains, the current in it is very small if the secondary circuit is open but increases when the secondary circuit closed. Explain these facts. अब क्वेश्चन उसका ये है कि हमने प्राइमरी कॉइल को एक AC मेन्स के साथ जोड़ा हुआ है, तो इस प्राइमरी कॉइल में कहता है जो करंट है वो कम हो जाता है, उसकी वैल्यू स्मॉल हो जाती है जब सेकेंडरी कॉइल का जो सर्किट है वो ओपन हो। ठीक है जी, तो ओके, अब पहले पार्ट को हम देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो पावर होती है, पावर इनपुट, वो नियरली इक्वल टू होती है पावर आउटपुट के, अगर बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट हमारे पास ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो तकरीबन उतनी ही पावर हमें देगा जितनी हम इनपुट पर भेज रहे होते हैं। ओके जी, अब इनपुट पावर जो है, पावर इनपुट इज इक्वल्स टू पावर आउटपुट। ठीक है, अब इनपुट पावर हमारे पास किसके बराबर होगी? VPIP इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर होगी हमारे पास VSIS। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन उसका ये है, पहला पार्ट, कि जब हम जो सेकेंडरी कॉइल का जो सर्किट है उसको हम कर दे ओपन करने से बाद हमने ये हटा दिया जी यहां से ये। ठीक है,
अब ये ओपन सर्किट बन गया प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल का। अब अगर ऐसा हो तो बताएं कि प्राइमरी कॉइल में जो करंट है वो भी कहता है कम हो जाता है जब सेकेंडरी कॉइल का सर्किट ओपन हो तो। ओके, अब जब सेकेंडरी कॉइल का सर्किट ओपन है इसका मतलब कि यहां पर फ्लो होने वाला जो करंट है सेकेंडरी कॉइल में वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इफ IS इज इक्वल टू जीरो, अगर IS जीरो है, क्यों? क्योंकि सर्किट ओपन है, तो IS जीरो होने की वजह से ये वाला जो फैक्टर है ये सारे का सारा ये क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहां पे IS हमने क्या पुट कर दिया, जीरो। तो यही इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी, VP IP अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू जीरो। यहां पे भी हमें अप्रोक्सीमेटली लिखना चाहिए क्योंकि पावर इनपुट और पावर आउटपुट अप्रोक्सीमेटली बराबर होती हैं, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के अंदर। ओके, तो IS बराबर जीरो होने की वजह से जो राइट हैंड साइड है वो सारी की सारी क्या हो गई, जीरो के बराबर हो गई। अब दिस इंप्लाइज है दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो के आंसर जीरो हो रहा हो, इसका मतलब या तो पहली जीरो है या दूसरी जीरो होती है। अब वोल्टेज जीरो है या करंट जीरो है। अब वोल्टेज जीरो नहीं है क्योंकि हमने इस अपना अल्टरनेटिंग सोर्स लगाया हुआ है, ठीक है, और ये कुछ ना कुछ वोल्टेज की वैल्यू तो दे रहा है, इसका मतलब कि वोल्टेज तो हमारे पास जीरो नहीं होगी। ठीक है, अगर वोल्टेज जीरो नहीं है इसका मतलब फिर डेफिनेटली फिर कौन जीरो होगा, करंट जीरो होगा, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को जीरो होना है, और ये तो श्योर है कि ये जीरो नहीं है। ठीक है, और इसका मतलब कि फिर ये जीरो होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट, इस इक्वेशन से हम बता सकते हैं कि प्राइमरी कॉइल में जो करंट है वो भी अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। यही उसने पूछा था कि जब ओपन सर्किट होता है तो प्राइमरी कॉइल में फ्लो होने वाला जो करंट है वो भी बहुत स्मॉल हो जाता है। तो यस, प्राइमरी कॉइल में जो करंट है वो भी अप्रोक्सीमेटली कैसा हो गया, स्मॉल हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, यही बात उसने पूछी थी कि ऐसा क्यों होता है, तो ये हमने फैक्ट बता दिया। अब दूसरा उसने फैक्ट पूछा है कि जब हम इसी को हम क्लोज्ड कर देते हैं, जब हम इसको क्लोज्ड कर देते हैं, ठीक है, हमने कोई यहां पे लोड लगा दिया वापस, फिर जो प्राइमरी कॉइल का जो करंट है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, बढ़ जाता है। इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन हम यहां से ही निकालेंगे कि पावर आउटपुट और पावर इनपुट अप्रोक्सीमेटली क्या होती हैं, बराबर होती हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब अगर पावर इनपुट और पावर आउटपुट बराबर हैं तो हम दोबारा इसको लिख सकते हैं VP IP अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू VS IS। ओके, पहले क्या था, IS हमारे पास पहले क्या था, जीरो था। ठीक है, अब IS जीरो नहीं है क्योंकि सर्किट क्लोज है, और क्लोज सर्किट में करंट कुछ ना कुछ होगा। जब करंट कुछ ना कुछ होगा तो ये वाला राइट हैंड साइड की कोई ना कोई वैल्यू फिर होगी। जैसे पहले केस में इसकी वैल्यू जीरो हो गई थी IS के जीरो होने की वजह से, लेकिन अब सर्किट हमने क्या कर दिया बेटा, क्लोज कर दिया है, और जब सर्किट क्लोज होगा तो फिर IS जीरो नहीं होगा। जब IS जीरो नहीं है, VS भी जीरो नहीं है, तो ये पूरा फैक्टर भी क्या होगा, जीरो नहीं होगा, मतलब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, अब अगर इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है तो इसका मतलब कि हमारे पास जो करंट है प्राइमरी कॉइल के ऊपर वो भी अब जीरो नहीं होगा। पहले जीरो हो गया था, ठीक है ना, लेकिन अब जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन बन रही है VP IP, अब ये वाला फैक्टर क्या होगा, जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये वाला फैक्टर जो है वो इसके बराबर है। पहले केस में ये जीरो था तो ये भी जीरो हो गया था। अब इस दूसरे केस में ये चीज तो बढ़ गई है ना, ये चीज क्या हो गई है, बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। इसका मतलब अगर ये इंक्रीज हुई है तो ये चीज तो इसके बराबर है, तो इसको भी फिर क्या होना है, उसको भी बढ़ना है। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहां पर जो IP है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि VP तो कांस्टेंट है। ठीक है, इसको तो कांस्टेंट रहना है, और बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा, सिर्फ IP बढ़ेगा। तो यही इसने क्वेश्चन पूछा था कि जब हम सर्किट को क्लोज करते हैं तो प्राइमरी कॉइल का जो करंट है वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। तो यस,
प्राइमरी कॉइल का करंट जब वो बढ़ जाएगा, जब सेकेंडरी कॉइल में जो करंट है वो 0 नहीं होगा।